अपन वही ज्यादातर कौन से हैं कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तथा केंद्र उन माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। उसी प्रमेय पर आधारित अपना प्रश्न करेंगे। उनमें जो पहला क्वेश्चन आज का वो है कि त्रिभुज एबीसी का एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जो समान भुजा कौन सी है तो समद्विबाहु त्रिभुज जानते हो किसको होते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की, दो भुजाएं कैसी हो? समान माप की, वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें दो भुजा समान कौन सी है? कौन सी बताइए? इसमें AB बराबर AC है, AB और AC है। और दूसरा है क्या है? BC का मध्य बिंदु D है, तो BC ये हो गई, इसका मध्य बिंदु ये D है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि इसका परिकेंद्र अर्थात जो अपन है अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र इन सब के बारे में पहले से अध्ययन कर चुके हैं। तो वो जो उसका परिकेंद्र है, अंतः केंद्र है, लंब केंद्र है और केंद्र के गुरुत्व केंद्र है, वो सभी किस पर होंगे? AD पर होंगे। तो AD कौन सी होगी? ये हो गई। तो ये क्या है? AD, इस AD पर ही इसका क्या होगा? यानी परिकेंद्र होगा, अंतः केंद्र होगा और लंब केंद्र होगा। ये बात आपको सीधे करनी है। तो अब इसमें जैसे ये आपको ध्यान में आया कि ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु इसका मतलब क्या हो गया? ये BD और यहाँ ये BC है, वो भी दोनों कैसी हैं? बराबर है। दोनों कैसी हैं? बराबर है, क्योंकि मध्य बिंदु किसको बोलते हैं? जो भी रेखाखंड है या जो भुजा है उसका बीच का बिंदु, और बीच का बिंदु जैसे अगर आपके पास ये 10 सेमी है तो 5 सेमी इस साइड में होगा, 5 सेमी इस साइड में होगा। अब ये होते ही आपको अब सीधी करना है, वो क्या है कि परिकेंद्र BD पर होगा, अतः कहीं भी इसमें जो है परिकेंद्र वो भी इस पर ही होगा, जो अंतः केंद्र वो भी इस पर ही होगा और लंब केंद्र वो भी इस पर ही होगा और केंद्र का वो भी इस पर ही होगा। तो पहले तो आप इस केंद्र की बात करें अपन, तो केंद्र है अब जो अपन AD खींच गई है वो क्या है? ये क्या है? वो एक माध्यिका है। माध्यिका किसको कहते हैं? किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। अतः AB क्या है? मध्य बिंदु होगा तो क्या है कि AB माध्यिका है। और केंद्र कहाँ होता है? केंद्र किसको कहते हैं? किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगम बिंदु। तो उनमें एक माध्यिका ये है, एक माध्यिका तो आ गई। अब जो भी इनका संगम बिंदु होगा वो इस पर होगा, अपन इस साइड से माध्यिका खींचे, इस साइड से खींचे, तो वो जो भी घटान बिंदु होगा वो इस पर ही होगा। इसलिए केंद्र के ये माध्यिका हो गई, तब क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया? इस पर ही होगा। दूसरा है, अब हमारे पास जैसे परिकेंद्र की बात करें तो परिकेंद्र किसे कहते हैं? इसको कहा जाता है परिकेंद्र। तो परिकेंद्र की परिभाषा पहले अपन पढ़ चुके हैं, इसे कहेंगे परिकेंद्र। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु उसका परिकेंद्र कहलाता है। अब आपको AD को यहाँ लंब समद्विभाजक बताना है। क्या बताना है? लंब समद्विभाजक बताना है। अब समद्विभाजक तो पहले से हो गया है, लंब और बताना है कि समद्विभाजक हो गया BD बराबर DC है। समद्विभाजक, तो समद्विभाजक का क्या हुआ? समान दो भाग करना, समान और लंब हो लगा हुआ है, तो लंब का मतलब ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाना चाहिए। तो अब यानी समद्विभाजक तो पहले से हो गया कि ये मध्य बिंदु इसके BD बराबर DC हो गया, लेकिन लंब अब बताएंगे तब क्या बताएंगे? इन दोनों त्रिभुजों को समान से बता देंगे और समान से बताएंगे। उसमें पहले त्रिभुज एक AD भी है, दूसरा त्रिभुज ADC है, उसमें AB बराबर AC है, वो आपको दिया हुआ है। दूसरा BD बराबर DC है, वो क्यों है कि DBC का मध्य बिंदु है। तीसरा AD बराबर AD है, वो क्यों है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज SS नियम से समान समता के जो SS नियम है उससे दो त्रिभुज समान समय है। समान समय तो अन्य जो हमें बच गए वो भी समान होंगे, तो अन्य में ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब अन्य कोण की आवश्यकता नहीं है, हमें तो यहाँ लंब बताना है और लंब बताने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ 90 डिग्री का कोण बताना है। तो अब यहाँ दोनों कोण बराबर हैं। अब अपन देख रहे हैं कि दोनों कोण है वो एक ही रेखा पर बने हुए हैं, अतः वो रेखीय कोण युग्म में है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब दोनों बराबर 180 का कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया? समद्विभाजक भी हो गया और लंब भी हो गया, और लंब समद्विभाजक जब यदि बढ़ गया तो जो परिकेंद्र वो किस पर होता है? वैसा किस पर होगा? वो यानी
लंब समद्विभाजक ऊपर ही स्थित होता है। तो दूसरी बात को अपन इस प्रकार से करेंगे। अब अंतः के अंदर, तो अंतः के अंदर बताने के लिए अंतः के अंदर किसको कहते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का संगामी बिंदु, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का संगामी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अतः अब जो ये आपको एडी दिख रहा है वो इस कोण का समद्विभाजक होना चाहिए। आप तीनों में से आपको एक को यहाँ कोण का समद्विभाजक बता दोगे, क्योंकि इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, कोणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कहीं के इस पर ही काटेगा। इसलिए आप इसको कोण समद्विभाजक बताना है। अब कोण समद्विभाजक बताने के लिए वही आप अपने क्या कहती है सवाल से बता दिया है। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो अब यहाँ इतना कोण इस इतने कोण के बराबर है, तो बराबर का मतलब समान दो भाग, और किसी कोण के समान दो भाग कोई रेखाखंड करती है तो वो उस कोण का क्या कहलाता है समद्विभाजक कहलाती है। तो इस प्रकार इसको समद्विभाजक बताएंगे। तीसरा है लंब केंद्र। तो लंब केंद्र बताने के लिए पहले से अपन यहाँ लंब केंद्र किसको कहते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु, तो क्या होता है लंब केंद्र कहलाता है। आप बता एडी को शीर्ष लंब बताना है। तो एडी को शीर्ष लंब किसको कहेंगे, किसी शीर्ष के सामने को जहां पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ये क्या है शीर्ष लंब है, क्योंकि यहाँ नंबर बढ़ी है कोण आ गया पहले से, तो ये क्या हो गया शीर्ष लंब हो गया। इस प्रकार से अपन पूरी बात को समझाएंगे। अब करने का तरीका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग बता दोगे, दोनों त्रिभुजों क्या करोगे सर्वांग बता दोगे। तो दिया में दोगे क्या आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया हुआ है। सिद्ध करने वाला आगे वाली बात है कि सिद्ध क्या करना आपको, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और तथा केंद्र सभी एक बी पर स्थित है। आप जो परमाणु उपपत्ति में लोगे वो उसमें क्या आएगा, तो उपपत्ति में आपके पास क्या जाएगा कि सबसे पहले आप त्रिभुज एक तो कौन सा दीर्घ है एडीबी, तो एडीबी साइड वाला, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है त्रिभुज एडीसी। अब इन दोनों में पहले AB बराबर AC है, वो AB बराबर AC क्यों है वो आपको यहाँ दिया हुआ में है, अतः प्रश्न में वो बात दी गई है, तो आप क्या लिख दोगे क्योंकि दिया हुआ है। अब दूसरा इन्हें BD बराबर है, अतः इस त्रिभुज की भुजा BD इस त्रिभुज की भुजा कौन सी के बराबर है DC के बराबर है। अब वो क्यों है क्योंकि जो D है वो BC का मध्य बिंदु है, अतः BC का मध्य बिंदु क्या है मध्य बिंदु D है। तीसरा AD है वो इस त्रिभुज की भुजा है और AD है वो इस त्रिभुज की भुजा है, अतः AD बराबर AD क्यों है वो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। आगे सर्वांग समता के जो गुणधर्म है सर्वांग सम में ताकि ऐसे ऐसे गुणधर्म से अब उसे क्या जाएगा त्रिभुज एडी बी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज एडीसी। आगे सर्वांग सम दो त्रिभुज हो गए तो तीनों में हमें यहाँ बराबर बताने होते हैं, बाकी जो तीन हमें बच गए अर्थात त्रिभुजों में 6 हुए होते हैं, 6 में से 3 यहाँ बता दिए, बाकी जो 3 हमें वो भी बराबर होंगे। अब वो बराबर में पहला जो क्वेश्चन देगा कौन है, अतः वो यहाँ मान देंगे अतः सर्वांग में त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, इसलिए आ जाएगा कौन एडी बी बराबर कौन एडीसी। इसको नंबर है 1 दे दो, दूसरा ऊपर वाला जो कौन है वो भी हमें आवश्यकता पड़ेगी कौन बीएडी बराबर है कौन सीएडी, ये बराबर इसको नंबर है 2 दे दो। अब यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब उसके बाद में इनके नंबर से अपन लेते जाएंगे पहले परिकेंद्र बताने के लिए। तो परिकेंद्र बताने के लिए क्या करेंगे कि ये दोनों कोण हमें बराबर हैं, दोनों कोण कैसे हैं बराबर हैं। अब इन दोनों कोण योग है 180 डिग्री है, तो आप क्या लिखोगे कोण एडी बी प्लस कोण एडीसी बराबर 180 डिग्री। क्यों है वो, इसको ले लो चौकी रेखिक कोण युग्म जो अपन 9th क्लास पढ़ चुके हैं, रेखिक कोण युग्म है। अब 3 में समीकरण 1 का मान रखो, अर्थात समीकरण 1 और 3 से
एडीबी है उसके स्थान पर एडीसी लिख दो, या एडीसी है उसके स्थान पर एडीबी रख दो। तो आप वही दोनों में कौन सा कर लो कि कौन एडीबी प्लस कौन एडीबी बराबर 180 डिग्री। अब दोनों समान हो गए तो दोनों में टोटल कर लो, दो कोण एडीबी बराबर 180 डिग्री। तो आप कोण एडीबी बराबर कितना जाएगा 180 डिग्री बटा 2। तो कोण एडीबी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब इस कोण एडीबी बराबर कौन है एडीसी है, बता दें अब क्या लिखोगे चौकी कोण एडीबी बराबर कौन एडीसी है, इसलिए क्या हो गया एडी लंब बीसी। क्या हो गया कि ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के। तो अब क्या हो जाएगा कि एडी है वो बीसी पर लंब है, एडी हो गया है बीसी पर लंब है, तथा दूसरा क्या आपके पास बीडी बराबर डीसी है। वो कहां से है क्योंकि डी मध्य बिंदु है। अब इन दोनों बातों से आप देखोगे कि एडी है वो इस पर लंबी है, एडी है इसको समद्विभाजित करती है। तो ऐसा किसको कहते हैं कि वह रेखाखंड जो किसी भुजा पर या किसी रेखाखंड पर क्या हो लंबी हो और उसको समद्विभाजित करती हो, तो वो उसका क्या कहलाता है लंब समद्विभाजक कहलाएगा। तो अब ये इन दोनों इससे क्या बन गया ये इसमें लंब समद्विभाजक है। तो अब क्या बता दोगे आते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। और यहाँ अब वही बात लोगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उनके लंब समद्विभाजकों पर स्थित होता है। अतः यानी जो इसका परिकेंद्र है वो इसके एडी पर स्थित होगा। तो अब आगे क्या लिखोगे हमें जानते हैं कि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसके लंब समद्विभाजकों पर स्थित होता है। वो क्यों होता है वो अपन परिभाषा में पढ़े है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब वो परिकेंद्र किसका संगामी बिंदु वो लंब समद्विभाजकों का है। तो लंब समद्विभाजक से एक ये होगा वैसे ऐसे होंगे तो ऐसे होंगे, तो वो जो कटान बिंदु होगा वो कहां होगा तीनों के लंब समद्विभाजकों पे होगा, तीनों किस पे होगा वो लंब समद्विभाजक होगा। तो अब ये लंब समद्विभाजक है तो आप नीचे क्या लिखोगे अतः परिकेंद्र है वो क्या होगा एडी पर स्थित होगा। तो नीचे क्या लिखोगे इसलिए यानी इस त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र एडी पर स्थित है। अब ये की लिंक्वेट करते हुए अब आगे दूसरा ये कर लोगे कि कौन बीएडी बराबर कौन सीएडी है, कौन बीएडी बराबर कौन सीएडी है। अतः एडी कौन एबीसी का समद्विभाजक है, एडी कौन यानी क्या हो गया आपके पास यानी आप दूसरा समीकरण से आप देख रहे हो कि कौन बीएडी बराबर कौन सीएडी है। तो यहाँ जो अपन याद दर्शा है ये बात तो वो उसकी बात नहीं क्या दर्शा हो गया भाई कि कौन बीएडी बराबर कौन सीएडी है। अर्थात बीएडी आप लिख रहे हैं कि ये इतना कोण इस इतने कोण के बराबर है, इसलिए क्या नीचे क्या लिखोगे एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। अब वही बात यहाँ क्या लिखोगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का अंतःकेंद्र उसके कोणों के लंब समद्विभाजकों पर स्थित होता है। अतः त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र एडी पर स्थित है। तीसरा आगे किसको बताओगे लंब केंद्र को। तो लंब केंद्र को बताने के लिए क्या करोगे आप कि यानी जो आप यहाँ लिखा है वो की वही बात लिखोगे कौन एडीबी बराबर कौन एडीसी बराबर यहाँ 90 डिग्री लिख दोगे। क्या लिखोगे कि दोनों कोण कितने डिग्री आए हमारे पास 90 डिग्री आएंगे। तो नीचे क्या लिखेंगे अतः एडी
भुजा BC का शीर्ष लंब है। पूरा लिखो पूरे से कि शीर्ष ऐसे भुजा BC पर AD शीर्ष लंब है। अतः अब वही हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का यानी लंब के अंदर उसके शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु होता है या उसके शीर्ष लंबों पर स्थित होते हैं, शीर्ष लंबों पर स्थित होता है। अतः त्रिभुज ABC का शीर्ष यानी लंब के अंदर AD पर स्थित है। अब अगला बात आती है केंद्रक। तो केंद्रक में वो क्या लिखोगे कि यहाँ क्या है AD बराबर DC है, या सीधा ये लिखोगे कि बिंदु D है BC का मध्य बिंदु है, इसलिए AD भुजा BC पर एक माध्यिका है। AD भुजा BC पर क्या है माध्यिका है। तो माध्यिका कैसे कहेंगे, इसी शीर्ष से सामने भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा का माध्यिका कहलाती है। तो ये क्या हो गई माध्यिका है। अब वही बात यहाँ लिखोगे कि D है भुजा BC का मध्य बिंदु है, अतः AD भुजा BC पर एक माध्यिका है। अब वो क्या लिखोगे आगे, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का केंद्र की उसकी क्या है माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है या उसकी माध्यिकाओं पर स्थित होता है। अतः त्रिभुज ABC का केंद्र की AD पर स्थित है। इस प्रकार से आप सभी को करके बताओगे। पहले बताने से पहले क्या बता दोगे, तो वो सर्वांश बता दोगे, जिससे आपको यहाँ 90 डिग्री का कोण से कहते हैं 90 डिग्री का ये कोण बराबर है, दूसरा ये बराबर है। अब ये 90 डिग्री का कोण आते तो आपके पास दो सिद्ध हो गई, कौन सी, परिकेंद्र और लंब केंद्र वाली, ये दो सिद्ध हो गई। और अंतः केंद्र के लिए ये दोनों कोण बराबर आते हैं, ये कोण समझा होगा तो ये अंतः केंद्र के लिए हो जाएगा। और माध्यिका वाला पहले आपको दिया हुआ में ही है, पहले जो आपको दिया हुआ उसमें ही माध्यिका को अगला एक सिद्ध कर दिया है, क्योंकि ये कह दिया उसने कि D है वो BC का क्या है मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को हल करोगे। आज जो दूसरा आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, C और AB के मध्य बिंदु कौन से हैं, D, E और F है। तो सिद्ध कीजिए कि EF AD का समद्विभाजक है, क्या वो समद्विभाजक है। तो ये वो आपकी बात क्या अंदर गए ऐसे त्रिभुज ABC। आप उसमें देखो भुजा BC का मध्य बिंदु कौन है D है, तो इसका मध्य बिंदु कौन है B है। फिर CA, तो CA और इसका मध्य बिंदु कौन है, दूसरा नंबर देखो E है। और तीसरा AB का मध्य बिंदु कौन है F है, तो ये AB है उसका मध्य बिंदु कौन है F है। आप सिद्ध कीजिए कि EF तो ये हो गई F, वो किसका AD का समद्विभाजक है, तो AD ये हो गई। अब समद्विभाजक मतलब क्या हो गया, ये दोनों भाग समान है, EF है वो AD को समान दो भागों में विभाजित करती है। आगे ये तो आपको यहाँ तक तो हो गया है दिया हुआ, ओके क्या करोगे है, तो क्या ले लोगे त्रिभुज यहाँ सीधा एक को छोड़ दो, त्रिभुज ABC भुजाएं BC, CA, AB के मध्य बिंदु क्रम से D, E और F है। आश्रित करने वाला आगे वाली है ही। आप जो रचना करोगे तो उसमें रचना में आपको यहाँ चित्र बढ़ना होगा, ऐसे इसको मिला दो, ऐसे मिला दिया। रचना क्या करोगे, बिंदु D को बिंदु E तथा F से मिलाया, बिंदु D को बिंदु E तथा F से मिलाया। अब ये मिलाते ही आपको उपपत्ति में चलोगे, तो उपपत्ति में चलोगे तो उसमें पहले वही अपन है, यहाँ भी ऊपर में प्रयोग कर चुके हैं, 9th नंबर पढ़ रहे हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतरता उसकी आधी होती है। तो अब यहाँ त्रिभुज ABC में चलो, तो जो त्रिभुज ABC है त्रिभुज, तो पहले तो यहाँ क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का तीसरी भुजा के समांतरता उसकी आधी होती है। तो अब यहाँ एक त्रिभुज ABC है ABC है। अब उसमें भुजा AB का मध्य बिंदु तो F है, भुजा BC का मध्य बिंदु कौन सा है D है। तो वो क्या लिखो, त्रिभुज ABC में बिंदु
एफ तथा डी क्रम से कहें ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए क्या आ जाएगा, जो एफ डी है ये एफ डी समांतर एफ डी दो जगह कौन सी ले पाए, ए बी और बी से ले ली। अब तीसरी जगह कौन सी बची, ए सी बची। उसके एफ डी क्या होगी, समांतर भी होगी और उसकी भी आधी भी होगी। मतलब एफ डी समांतर होगी ए सी, एफ डी समांतर है ए सी और एफ डी बराबर क्या होगा, ए सी बटा 2, एफ डी बराबर है ए सी बटा 2। अब वो बात दूसरी है, वो तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो ये समांतर वाली बात आवश्यकता है। अब वो किस प्रकार से हो, देखो आगे आप देख रहे हो कि एफ डी समांतर ए सी है, एफ डी समांतर है ए सी है। अब एफ डी का ए सी का एक छोटा खंड है, उसके दो भाग हैं, एक ए ई और एक ए सी, तो ये भी दोनों समांतर होंगी। अतः आप कह रहे हो या एफ डी समांतर ए ई, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अतः अपन चल रहे हैं जो ये चतुर्भुज दिख रहा है आपको, ये इसको एक समांतर चतुर्भुज बताएंगे, क्या बताएंगे अपन, समांतर चतुर्भुज बताएंगे। तो उसमें पहले एफ डी है वो किसकी है, ए सी के पूरी के समांतर, अतः ये है वो इस पूरी के से समांतर आए। अब ये पूरी समांतर है तो उसका ये आधा भाग भी समांतर होगा, क्या होगा, अतः जो एफ डी है वो ए के समांतर भी होगी। इसी प्रकार दूसरा जो इसी प्रकार बात करें इसकी जो डी और ई है वो क्रम से ए सी और बी सी के मध्य बिंदु है। अपन लोग इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी तथा ई क्रम से इसके मध्य बिंदु है वो बी सी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। इसलिए हमारे पास वो क्या देगा, डी समांतर है, अब डी दिख रहा है और समांतर है ए बी के, या डी समांतर है, डी है वो पूरी समांतर यहां क्या जाएगा ए एफ, क्या जाएगा ए एफ, इसको नंबर 2 दे। आगे ये समांतर इसके है, ये समांतर किसके है, इसके। तो जिस चतुर्भुज की समूह जो है समांतर होती हैं वो क्या कहलाता है, एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब याद करोगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से चतुर्भुज कौन सा है, ये नाम हो रहा है चतुर्भुज का, यानी यहां से लो ए एफ डी ई चतुर्भुज ए एफ डी की समूह भुजाएं, समूह के भुजाएं कैसी हैं, समांतर है, इसलिए वो समांतर है। इसलिए चतुर्भुज कौन सा ए एफ डी ई एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में हमारे पिछली क्लासों में पूरी उसका परिभाषा, उसका अध्ययन, उसकी विशेषता सब करके आए। तो समान चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, इसकी समान चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, समान चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। तो अब आप देख लो यहाँ एडी और यानी जो ईएफ है, एडी और ईएफ वो कैसे हैं, एक समान चतुर्भुज के विकर्ण है। अब वो क्या हो रहे हैं, यहाँ जो बिंदु जैसे अपन यहाँ बिंदु ओ कर दिया तो ओ पर क्या है वो समद्विभाजक हो रहे हैं, इसलिए एओ बराबर ओडी हो जाएगा, एफ बराबर ओई हो जाएगा। और ये होते क्या हो गया, हमारे को ये बात सिद्ध हो गई कि ईएफ है वो एडी का समद्विभाजक है, कि ईएफ वो एडी को समान दो भागों में बांटती है। अब वो यहाँ पर कहेंगे कि हमें जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित होते हैं। समान चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, एओ बराबर ओडी। अब उधर एओ बराबर क्या होगा, ओडी होगा। अब एओ बराबर ओडी है तो ये दोनों भाग कैसे हो गए, समान हो गए। तो ईएफ क्या कर देगा, एडी को समद्विभाजित करेगा। तो नीचे क्या लिख के आते हैं, ईएफ है वो क्या
देगा AD को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब समान दो भाग करती है। इस प्रकार से अपने दूसरे प्रश्न का हल करें। अब तीसरा क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का योग त्रिभुज के परिमाप या त्रिभुज की तीनों भुजाओं से कम होता है। कहता है कि त्रिभुज का जो तीनों शीर्ष लंब है उनका योग क्या होता है, त्रिभुज के परिमाप से कम होता है या त्रिभुज की तीनों भुजाओं से कम है, तीनों भुजाओं के योग से कम होता है। यहाँ दोनों में से कैसे आपको देते हैं, यहाँ तो क्या करेगा कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का योग उसकी तीनों भुजाओं से कम होता है। अब इसको उल्टा भी ले सकते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के योग से कम होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के योग से अधिक होता था। पहले ये नाम देगा वो पहले लास्ट में क्या देगा अधिक होता है। अब उल्टा इसको लिख दिया त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का योग उसके परिमाप से या उसकी तीनों भुजाओं से कम होता है। और ये पीछे लिखा तो कम के जाकर लिखेगा अधिक होता है, कहते हैं अधिक होता है। तो अब वही आप त्रिभुज लो तो त्रिभुज यहाँ कौन सा ले लिया अपन, वही ABC ले लिए। अब ABC में क्या बात हुई है, उसके शीर्ष लंबों की बात हुई है। तो शीर्ष लंब किसे कहते हैं, किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो यहाँ से इस पर लंब डालो तो लंब डालने का तरीका जानना है आपको। यहाँ से इतना प्रकार बोला स्टार घुमा लिया, यहाँ से दोनों प्रकार अच्छा आप यहाँ काटा और यहाँ से यहाँ काटा। अब इसको जब मिलाओगे यहाँ तक देख लें बाकी डॉट डॉट है, ये एक शीर्ष लंब हो गया। ऐसे इस शीर्ष से यहाँ से आप काटोगे, यहाँ से और ऐसे चाप काटोगे तो ये क्या हो गया, यानी शीर्ष से B से AC पर शीर्ष लंब हो गया। ऐसे यहाँ से इस पर चाप काटोगे ऐसे, और जो चाप कटेगा वहां से और ऐसे चाप काटेंगे अपन। अब ये क्या हो गया, शीर्ष C से भुजा AB पर शीर्ष लंब, ऐसे शीर्ष लंब की। अब उनके नाम अपन जैसे इसमें दिया हुआ नहीं है तो अपन कुछ ले लेंगे कि जैसे यहाँ तो D लिख दिया, यहाँ E लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया अपन ने F लिख दिया। तो शीर्ष लंब क्या हो गए, AD B और CM हो गए। अब जो दिया हुआ है उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें अंदर तो कुछ दिया नहीं, आप क्या लिखोगे त्रिभुज दिया में त्रिभुज ABC में शीर्ष A से भुजा BC पर शीर्ष लंब AD तथा शीर्ष B से भुजा AC पर शीर्ष लंब BE तथा शीर्ष C से भुजा AB पर शीर्ष लंब CF है। ये बात आप दिया हो। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने वाला क्या हो गया आपके पास कि त्रिभुज का जैसे आपको देखा वैसे लिखो तो ऐसे लिख लो कि AD प्लस BE प्लस CF कम है AB प्लस BC प्लस AC। या ऐसी बात को आप उल्टा लिखो तो ऐसे लिख लेना है AB प्लस BC प्लस AC बड़ा है AD प्लस BE प्लस CF ऐसे। तो ये तो क्या हो गया, बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ भी ये बड़ा है कि त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप का मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़, उसका परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ है वो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों से अधिक है। या यहाँ से पढ़ेंगे अपन त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का योग त्रिभुज के परिमाप से कम होता है। अब इसी बात बोलता त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग या परिमाप उसके तीनों शीर्ष लंबों से क्या होता है, अधिक होता है। तो इस प्रकार से आप ये बात आपको सिद्ध करनी। आगे ये बात करने के बाद में जो अपन है ऊपर में चलेंगे तो उसमें है देखो कि मैं जो अब यहाँ चौक घुमा रहा हूँ तो वो एक त्रिभुज है, वो एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, वो एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि यहाँ शीर्ष लंब डाले गए तो सभी यहाँ जो कोण बने वो कितने बने, कितने बन रहे हैं 90 डिग्री की। सब कितने बन रहे हैं यहाँ 90 डिग्री बन रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज है। और ये 9th क्लास में समीकरण अपन पढ़ा था कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ ये 5 अगस्त में बार-बार पढ़ते आ रहे हैं
कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें उसका कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, कि तभी वो पाइथागोरस प्रमेय लगता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, अर्थात कर्ण ही उसमें सबसे बड़ी भुजा होती है। इधर जो त्रिभुज है अर्थात जो समकोण त्रिभुज आ गया, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में जो AB है वो क्या है, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और वो बड़ा है किससे, और उसको चाहे आधार मानो चाहे लंब, वो इससे भी बड़ा है इससे भी बड़ा है, हमें तो किसको लाना है, इन्हीं उसकी माध्यिका और भुजा में समझ लेना है, तो वो AB जो है कर्ण है वो किससे बड़ा है, AD से, इसको समीकरण नंबर 1 लगा दो। और इसका कारण क्या लिखो कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है वो उस क्या होती है, उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात कारण क्या लिखोगे कि समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, इस कारण से। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज देखो, त्रिभुज दो से इसमें ले लो, तुम्हें चौक मारा, तो उसका क्या नाम है, त्रिभुज BD, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BEC में, समकोण त्रिभुज कौन सा गया, BEC में, तो आप BEC में ये नंबर दिया कौन है, तो इसके सामने ये तो बीच तो कर्ण हो गया, और B क्या हो गया उसका लंब या आधार हो गया, तो वो इसमें क्या जाएगा कि BC बड़ा है किसे, B से, उसको नंबर 2 दे दो, और वो कारण आगे कि समकोण त्रिभुज का कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब तीसरा समकोण त्रिभुज, तो तीसरा समकोण त्रिभुज इसमें देखो जो मैं घुमा रहा हूं उसका क्या नाम आ रहा है, CFA, तो वो क्या करोगे, समकोण त्रिभुज CFA में वो इसका यहाँ नंबर दिया कौन है, तो ये तो क्या हो गया, AC तो कर्ण है और CF उसका लंब या आधार है, तो क्या हो जाएगा अपने, यानी AC बड़ा है CF, इसको नंबर 3 दे दो। आप तीनों को समीकरण जोड़ दो, जोड़ते आपके पास ये परिणाम प्राप्त हो जाएगा, तीनों को जोड़ते क्या जाएगा, जो आपको सिद्ध कराना वो हो जाएगा, तो क्या करोगे अभी, समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन AD प्लस B प्लस CF, अर्थात वहां पर सॉरी पक्ष को आप जोड़ोगे, दोनों में जोड़िए तब तो जो है ये बात आपको सिद्ध करनी थी। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज का परिमाप उसके तीनों शीर्ष लंबों से अधिक होता है, या किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का योग उसके परिमाप से कम होता है। आज जो चौथा प्रश्न आपको दे रखा है कि त्रिभुज की माध्यिका उसको समान 2 क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, त्रिभुज की जो माध्यिका है वो उस त्रिभुज को 2 समान क्षेत्र वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो त्रिभुजों के क्षेत्र के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो मेन सूत्र होता है वो कहता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अब में जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, क्या गया, एक त्रिभुज ABC, तो अब आपको क्या करना है, त्रिभुज की माध्यिका, तो इसकी एक माध्यिका ले लो, जैसे अपने यहाँ इसका मध्य बिंदु, माध्यिका मतलब इसका मध्य बिंदु यहाँ से B ले लिया, और ये इसकी क्या होगी, ये माध्यिका होगी। तो आप दिया क्या है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा BC पर माध्यिका AD खींची गई है, यहाँ क्या हो गया, एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC पर AD माध्यिका खींची गई है। अब आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है
समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बात करता है। तो जैसे आप ये माध्यिका खींची यहाँ दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज का नाम क्या होगा एडीबी, दूसरे का क्या होगा एडीसी। ऐसे दो त्रिभुज, अब उनका क्या होना चाहिए क्षेत्रफल समान होना चाहिए। अतः आपको जो सिद्ध करना है वो क्या है कि त्रिभुज एडीसी एडीबी, दूसरा क्या है त्रिभुज, दूसरा कौन सा है त्रिभुज एडीसी है, उनका क्षेत्रफल, उनका क्या है क्षेत्रफल समान है। तो क्षेत्रफल का संकेत क्या पढ़ रहे थे एआर, एआर का मतलब क्या है एरिया, एरिया किसको कहते हैं अगर जब क्षेत्रफल को कहते हैं तो एआर बराबर किसके है इसके एआर की। अर्थात कहने का यहाँ हिंदी में कहोगे लिखोगे कि त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एडीसी का। यहाँ चाहे इस प्रकार से एआर त्रिभुज एडीबी बराबर एआर त्रिभुज एडीसी, ये बात आपको सिद्ध करनी है। आगे यहाँ हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में बात करनी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आगे आधार गुणा ऊंचाई लेंगे तो हमें ऊंचाई लेने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, ऊंचाई किसको कहते हैं जिससे ऊंचाई दी जाती है उसे लंब खींचा हो जाता है। और यहाँ लंब ये है नहीं, ये तो माध्यिका है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ से इस पर एक लंब खींच देंगे, लंब मतलब शीर्ष लंब खींचेंगे। तो ये एक लंब खींच गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण। अतः आप ये जो यहाँ जिस तीसरा नाम ले लिया ये ही है वो क्या है इसका एक लंब या ऊंचाई है इस त्रिभुज की, वो त्रिभुज है इसकी भी ऊंचाई हो गई है क्योंकि ये भी इतना ऊंचा है, और वो त्रिभुज इसकी भी ऊंचाई होगी क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई पीछे होगी, ये न्यूनकोण त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई उसके अंदर ही होगी। तो आप इन दोनों का क्षेत्रफल करेंगे। तो आप जो प्रतिमा पर लिखेंगे तो प्रतिमा आप क्या लिखोगे पहले त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आगे इस बात को आप क्या लिख दोगे एआर त्रिभुज एडीबी बराबर 1/2 गुणा आधार। अब इस त्रिभुज का आधार कौन सा है बीडी है, तो क्या लिखो यहाँ बीडी। ऊंचाई कौन सी है एई, तो क्या हो गया एई, इसको समय नंबर 1 लगा। आगे इसी प्रकार दूसरा क्या कर दोगे, दूसरा आप क्या कर लो त्रिभुज एआर त्रिभुज कौन से का एडीसी बराबर वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका आधार तो यहां से लेकर ये होगा, ऊंचाई वही होगी तो क्या करोगे 1/2 इंटू क्या जाएगा डीसी इंटू ए, इसको नंबर 2 लगा। अब आप आगे देखो कि जो डी है डी आपको दी गई है वो क्या खींची गई है माध्यिका खींची गई है, माध्यिका बता रहा है तो माध्यिका होती है डी क्या है मध्य बिंदु है इसलिए बीडी बराबर डीसी होगा। तो अब यहां क्या लिखोगे आगे इन्हें सीसी एस ऐसे भुजा बीसी पर एडी क्या है माध्यिका है, वो माध्यिका है इसलिए क्या हो जाएगा बीडी बराबर डीसी। इसको नंबर 3 दे दो और क्यों है कि डी क्या है बीसी का माध्यिका होती है मध्य बिंदु, क्या वो मध्य बिंदु है, तब ये बीडी बराबर होगा डीसी होगा। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखते दोनों समीकरण समान बन जाएंगे। तो अब आप क्या करोगे इन्हें समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर आप मान रखोगे तब वो क्या हो जाएगा एआर त्रिभुज एडीबी बराबर 1/2 इंटू अब यहाँ देखो बीडी बराबर कौन है डीसी है तो ये बीडी का कर दो डीसी इंटू ए। अब इसका नंबर है 4। अब यानी 4 और 2 को देखो दोनों समीकरणों की तुलना करो
तो यहाँ क्या है 1/2 DC इंटू ए, यहाँ पे 1/2 DC इंटू ए। अर्थात इनके दाहिने पक्ष समान हो गए, क्या हो गए? दाहिने पक्ष समान हो गए, तो बाएं पक्ष भी क्या होंगे? अब आप आगे क्या लिखोगे? समीकरण 2 व समीकरण 4 से क्या हो गया हमारे पास? AR त्रिभुजी AD C बराबर AR त्रिभुजी ADB ना तो ADB AR त्रिभुजी ADC, ये बात आपको सिद्ध करनी है। इस प्रकार से आप सिद्ध करके बताओ। ओके, ऐसे अपन करें।